हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस एक दमदार वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड के एमडी जो हैं वी वैद्यनाथन जी है। उनके साथ उनके जो टीम के एक पार्टनर थे जो वास्तव में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को पहले लीड किया करते थे, डॉक्टर राजीव लाल जी। अब राजीव लाल जी ने जो है रिजाइन किया है अपने चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट से। अब इसके क्या मायने हैं, क्या मायने निकलते हैं, क्या रीजंस हैं, वो मीडिया के अंदर तो चीज़ें आई रही हैं, लेकिन मीडिया के अलावा मेरा एनालिसिस क्या कहता है, शेयर प्राइस पर उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत काम की है और बहुत नॉलेज देने वाली भी है। वीडियो हो सकती है कि थोड़ी बड़ी हो, क्योंकि हम एक गहन विषय के ऊपर जो है अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका अध्ययन जो है यानी कि इसकी जो डिटेल एनालिसिस है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी जो है ज़रूर से ज़रूर देने वाली है। तो देखिएगा, इस सबसे पहली स्क्रीन के ऊपर जो आपको इमेज दिख रही है उसमें येलो कलर से जो आपको वो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। द पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ द बैंक विद immediate effect, citing that he has been dealing with the prolonged personal health issue for a while now। एक लंबा जो है उनको हेल्थ इशू था जिस वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया। मैं केवल न्यूज़ को पढ़ रहा हूँ और वो ये भी लिखते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास एक जो है जानदार जो है सक्सेशन प्लान है, तो उनकी पोस्ट पर कौन आएगा वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है पहले से ही डिसाइड कर चुका है और केवल आरबीआई के अप्रूवल की ज़रूरत है। ये जो है मनी कंट्रोल के ऊपर जो न्यूज़ आई, ये वो है जो मनी कंट्रोल की स्क्रीन पे राजीव लाल जी के एग्जिट के बारे में लिखा गया। द राजीव लाल एग्जिट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चैलेंजेस फॉर लीडरशिप रिमेन। तो देखिएगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में लीडरशिप के चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। मैं इस पॉइंट पर जो है वीडियो के अगले हिस्से में बात करूंगा। तो मीडिया को भी ये लगता है कि जो लीडरशिप है उसके जो है चैलेंजेस रहेंगे, और वो ये भी कहते हैं कि जो रूरल बुक है पोर्टफोलियो के अंदर वो भी मोरेटोरियम के अंदर है, और ओवरऑल जो लोन बुक है वो करीबन 35% के आसपास मोरेटोरियम में है। तो यहाँ पर लीडरशिप के ऊपर जो है कुछ उंगलियाँ मीडिया उठा रहा है। अब बात करते हैं राजीव लाल जी की दूसरी पोजीशन। तो देखिएगा, जो दूसरी उनकी अहम पोजीशन है सॉरी, तो जो अहम पोजीशन है वो कहाँ पर बनी हुई है, वो पोजीशन अभी भी आईडीएफसी लिमिटेड के अंदर बनी हुई है। तो वहाँ पर वो अभी भी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है और आईडीएफसी लिमिटेड 40% शेयर को ओन करता है। किसके? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। तो अभी भी जो 40% ओन करता है उसके वो करता धरता है। अभी मैं आगे की स्लाइड आपको दिखाऊं उससे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ पीछे पास्ट में लेके चलता हूँ। देखिएगा, पास्ट के अंदर जो है राजीव लाल जी जो है बहुत पढ़े लिखे इंसान है, बहुत बड़ा उनका इकोनॉमिक्स के अंदर जो है एक्सपीरियंस है और वो डॉक्टरेट है। तो उन्होंने बहुत बड़े फोरम के ऊपर जो है काम किया हुआ है। उन्होंने वर्ल्ड बैंक की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया हुआ है। आरबीआई की जो कमेटीज़ थी, रघुराम राजन जी, उनकी कमेटीज़ में भी जो है काम किया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनी आईडीएफसी लिमिटेड है जिसको पहले दीपक पारेख जी जो है हेड किया करते थे, उनके साथ इन्होंने काम किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर राजीव लाल जी का बहुत बड़ा एक्सपोजर जो है एनबीएफसी स्पेस के अंदर भी था। और आपको एक सीधी सी बात मैं बोलूँ तो एक सीधी बात ये निकल कर आती है कि राजीव लाल जी वो शख्स हैं जिन्होंने आईडीएफसी लिमिटेड को बैंकिंग लाइसेंस दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। अब ये अहम भूमिका क्यों निभाई मैं अब वो आपको बताता हूँ। देखिएगा, जब ये बैंकिंग लाइसेंस मिले थे, यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस केवल 2 ही ऑर्गेनाइजेशंस को मिले थे। एक बंधन बैंक जो कि माइक्रो फाइनेंस के अंदर एक लीडरशिप पोजीशन में था और बहुत ही बेहतरीन वर्क परफॉर्म कर रहा था। दूसरा था आईडीएफसी लिमिटेड जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के अंदर ये काम करते थे। अब यहाँ पर इसके अलावा बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, और इंडिया के जाने माने जो एनबीएफसीज हैं उन सब ने जो है यहाँ पे अप्लाई किया था, लेकिन इन 2 को ही लाइसेंस मिला था। अभी 2 लोगों को लाइसेंस जो मिला, तो यहाँ पर ये कयास लगाया जा रहा था कि राजीव लाल जी की बहुत बड़ी जो है भूमिका है, क्योंकि जो पूरा प्रोफाइल जब आईडीएफसी लिमिटेड का जो है चेक किया गया आरबीआई के द्वारा, तो उसमें राजीव लाल जी की जो है अहम भूमिका इसलिए क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत काम का था। जो कंपनी है उसकी लोन बुक के बारे में बात हुई, किस तरीके से उनकी प्रेजेंस है, और उसके खास बात ये जो है सुनने में आई थी
कि क्योंकि राजीव लाल जी जो है रघुराम राजन जी की जो कमेटी है उसके साथ भी जो है उन्होंने काम किया, तो एक जो पर्सनल अटैचमेंट है वो भी होती है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो बैंकिंग लाइसेंस था उसमें राजीव लाल जी की बहुत बड़ी और अहम भूमिका थी IDFC लिमिटेड को बैंकिंग लाइसेंस दिलवाने में। अब दूसरी बात, और इसके बाद जो IDFC फर्स्ट बैंक का मर्जर हुआ था कैपिटल फर्स्ट के साथ, तो जब ये IDFC फर्स्ट बैंक जो बना उसके बाद आप देखिएगा ये कयास लगाए जा रहे थे कि राजीव लाल जी किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो देखिएगा राजीव लाल जी ने इससे पहले भी जो है पिरामल ग्रुप जो है उसके साथ श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इस तरीके की जो कंपनीज है उनके साथ भी मर्जर को जो है तैयार कर दिया था। लेकिन राजीव लाल जी खुद भी जो है वारवरी पिनकस के अंदर जो है पास्ट में काम करके आए हैं, और वारवरी पिनकस के साथ जो है एक अच्छी रिलेशनशिप है वी वैद्यनाथन जी की। और वी वैद्यनाथन जी जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उसको जो प्रमोट कर रहे थे, यानी कि जो कैपिटल फर्स्ट, उसको जो प्रमोट किया था वो वारवरी पिनकस के पैसों के दम पे ही किया गया था जब किशोर बियानी जी ने वो कंपनी छोड़ दी थी। तो फ्यूचर ग्रुप से वो कंपनी वी वैद्यनाथन जी ने जो है वारवरी पिनकस के दम पे ली थी, और राजीव लाल जी वारवरी पिनकस के अंदर जो है काम करके आए थे। तो राजीव लाल जी जो श्रीराम ग्रुप या पिरामल के साथ जब बात कर रहे थे बैंकिंग लाइसेंस के लिए, वो बाद में जो है उसको रेगुलेटरी परमिशन नहीं मिली और वो जो शादी है वो नहीं हो पाई, और वो केवल और केवल सगाई का बंधन होकर रह गया। और सगाई जब टूट गई तो राजीव लाल जी ने दोबारा प्रयास किए। तो वहाँ पर ये जो एक रिलेशनशिप थी वारवरी पिनकस की राजीव लाल जी के साथ और जो है वी वैद्यनाथन जी की वारवरी पिनकस के साथ, तो ये पूरी जो रिलेशनशिप थी इसके अंदर जो कर्ता धर्ता थे वो राजीव लाल जी थे। और ये तरीके से जो IDFC लिमिटेड को अपनी इक्विटी डाइल्यूट करनी थी IDFC फर्स्ट बैंक में, तो उसके लिए ये मर्जर जो है सबसे अच्छा साधन जो है राजीव लाल जी को लगा। तो यहाँ पर भी जो है राजीव लाल जी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है देखने के लिए मिली, और ये मर्जर के जो सूत्रधार थे वो वास्तव में राजीव लाल जी थे। और राजीव लाल जी ने वारवरी पिनकस और वी वैद्यनाथन जी, इन तीनों ने मिलकर जो है इस पूरी संरचना को जो आज की डेट में IDFC फर्स्ट बैंक के नाम से जाना जाता है, वो जो है एक बढ़िया तरीके की जो मिसाल है वो पेश की कि किस तरीके से कॉर्पोरेट रिलेशनशिप जो है काम करती हैं और दो अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके से मर्ज होते हैं। और यहाँ पे जो शादी थी वो संपन्न हुई, यानी कि शादी किसकी हुई? राजीव लाल जी के लड़के की, और देखिएगा कैपिटल फर्स्ट यानी कि वी वैद्यनाथन जी के जो है लड़की की। तो ऐसा जो है कयास भी लगाए जा रहे थे और ऐसी चीज़ें एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी पेश की गई थी। तो ये बातें भी मैंने आपके साथ की। अब यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम में इन्होंने अपने हेल्थ का इशू बताया, किस तरीके से उन्होंने, देखिएगा ये भी मीडिया के अंदर खबरें हैं, पर्सनल रीजन से जो है उन्होंने छोड़ा है, लेकिन वो अभी भी IDFC लिमिटेड के साथ बने हुए। और देखिएगा ये 35% मोरेटोरियम की जो खबरें हैं ये मीडिया के अंदर की इस वजह से छोड़ा। देखिएगा इस स्क्रीन के ऊपर भी आप देखेंगे तो रघुराम राजन जो जी थे RBI के गवर्नर, उनकी जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर जो कमेटी थी उसके अंदर ये जो है मैनेज करते थे वहाँ पे चीज़ों को। उसके बाद हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर भी जो है इन्होंने काम किया। तो बहुत सारी कमेटी में जो है राजीव लाल जी जो है काम करके आए हैं। तो इस बारे में अब एक और भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इनके रिज़ाइन करने का जो एक रीज़न है जो आपको मीडिया में नज़र आएगा कि राजीव लाल जी ने जो है रिज़ाइन इसलिए कर दिया क्योंकि उनकी जो वाइफ है उनको ₹1 महीने पे जो है एक आलीशान जो प्रॉपर्टीज़ है वो दी गई है किराए पे, और वो करीबन 800 स्क्वायर मीटर की है, जो कि CSR एक्टिविटी के तहत जो है राजीव लाल जी की जो वाइफ है बंटी, तो उन बंटी जी जो इनकी वाइफ है उनको ये प्रॉपर्टी दी गई थी जो कि एक NGO चलाती हैं। तो उस NGO को जो प्रॉपर्टी दी गई, ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जो खबर थी ये जुलाई के महीने में जो है प्रिंट हुई थी। तो जुलाई के महीने में जब ये खबर आई थी तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो 20 जुलाई को इंडियन एक्सप्रेस छपा उसके अंदर, तो ये तरीके का प्रेशर जो है वो भी राजीव लाल जी के पास था कि जो है इस वजह से उन्होंने छोड़ने का जो है एक रीज़न बनाया, क्योंकि उनकी जो इमेज है वो काफ़ी बेहतरीन रही है पीछे पास्ट में। तो ये एक इशू जो है कि क्रिएट किया गया, या आप ये कह सकते हैं कि एक इशू जो निकाला गया, और इसकी जो पीछे की जो एनुअल रिपोर्ट्स थी उसके अंदर भी इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के हिसाब से जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं उसके अंदर ये ट्रांजैक्शंस आनी चाहिए थी, लेकिन उस ट्रांजैक्शन को शो नहीं किया गया। तो कुछ उंगलियां जो है राजीव लाल जी की तरफ जो उठ रही थी, तो हो सकता है कि ये भी एक कारण जो है उनके रिज़ाइन करने का जो है रहा होगा। अब जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि राजीव लाल जी ने जो है इस तरीके से ये जो कंपनी छोड़ी, उसके बाद जो आगे की बात अगर मैं आपके साथ करूं तो उन बातों के अंदर एक और सबसे ख़ास बात निकल कर आएगी, वो ये निकल कर आएगी कि क्या
ये 2 रीज़न ही थे या कुछ और रीजंस भी थे? तो देखिएगा रीजंस कुछ और भी थे। रीज़न कुछ और भी थे। देखिएगा सत्ता के जो केंद्र हैं वो 2 नहीं होते हैं। अगर आप पावर सेंटर की बात करें तो पावर सेंटर केवल एक ही होता है। और देखिएगा राजीव लाल जी ने जिस तरीके से एक अहम भूमिका निभाई और जिस तरीके से वो बैंकों को जो है करीबन 2-2.5 साल तक जो है खुद भी जो है CMD की पोस्ट के साथ जो है वो काम करते रहे, और मर्जर से पहले जो इनकी अहम भूमिका थी और बैंक को बहुत अच्छे से रिवाइव करने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन जो NPA के इश्यूज़ थे उन्होंने जो है पीछा नहीं छोड़ा। हालांकि वी वैद्यनाथन जी के आने के बाद भी जो है पुराने जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स थे वो NPA बने रहे और उसमें भी बढ़ोतरी होती रही। तो यहाँ पर अब सत्ता किसके हाथ में थी? तो यहाँ पर ये जिस पोजीशन में थे वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एनुअल रिपोर्ट से जो है मैंने ये पिक्चर ली है, तो जो आपके सामने है, तो ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे और इन्होंने पूरी स्पीच में भी लिखा है कि किस तरीके से जो है ये गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, उसके तरीके से हम बैंकों में किस तरीके से रिफॉर्म करेंगे। तो पूरी एक लंबी स्पीच आप जाके एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो राजीव लाल जी थे वो भी ये बता रहे थे कि बैंक को रिवाइव कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी झलक लगती है कि राजीव लाल जी और वी वैद्यनाथन जी के बीच में कहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या एक कन्फ्लिक्ट है कि कौन पावर को किस तरीके से यूज़ करेगा, डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटीज़ हैं वो किस तरीके से ली जाएंगी। हालांकि जो कंपनी है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो चेयरपर्सन है वो जो है एक अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे तो कैसे काम करेंगे, और एक जो कंपनी के MD और CEO हैं जो कि एग्जीक्यूटिव हैं तो वो किस तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि ये जो कन्फ्लिक्ट था कि जो पावर सेंटर है वो कहाँ पर है, उसको स्थिति देने में जो है दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये जो रिलेशनशिप है, क्योंकि IDFC लिमिटेड जो है 40% ओन करती है जो राजीव लाल जी के कंट्रोल में है, उसी तरीके से यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक जो है वो वी वैद्यनाथन जी जो कंट्रोल कर रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी है उसके बीच में जो है कन्फ्लिक्ट की बातें भी जो है सामने आ रही हैं। तो देखिएगा इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नॉर्मली होती हैं। तो हालांकि इनके बीच में कभी भी ऐसा आपको सुनने के लिए नहीं मिला, लेकिन इंटरनली क्या होता है कि जो चीज़ें होती हैं, डिसीजन जब 2 जगह से लिए जाते हैं या कोई भी कन्फ्लिक्ट होते हैं तो वो कभी मीडिया में नहीं आते हैं, लेकिन इस तरीके से जो ये रिएक्शंस होते हैं रिज़ाइन के या जो इस तरीके की जो भूमिकाएं निभाते हैं ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये भी एक रीज़न जो है माना जा रहा है। जो कुछ मीडिया एक्सपर्ट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि शायद ये भी एक जो है रीज़न हो सकता है, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद ये रीज़न इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो सकता है। मैं इस बात से जो है मना नहीं करूँगा। ये भी एक जो है वैलिड रीजंस, अगर इसको सोचेंगे या इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो ही पता चल पाएगा। तो मैं इस बारे में जो है कोई भी अपनी जो है राय खुल के ये नहीं दे सकता कि ये भी एक रीज़न रहा होगा, बट हाँ कुछ चांसेस ज़रूर हो सकते हैं। उसके बाद देखिएगा अब कुछ और रीजंस के बारे में बात करते हैं कि ये क्या सच में था या नहीं था। तो देखिएगा हमने पिछले साल की जो है बोर्ड मीटिंग्स की डिटेल निकाली। तो अगर बोर्ड मीटिंग्स में हमने देखा तो अटेंडेंस जो थी वी वैद्यनाथन जी की 100% थी, और जबकि राजीव लाल जी की 85.71 थी। यानी कि 7 मीटिंग्स जो हुई उसमें से 6 मीटिंग में वो आए थे। तो एक मीटिंग नॉर्मल है, एक मीटिंग में छुट्टी हो भी जाती है। तो मोस्टली जो है 7 में जो और जो डायरेक्टर्स थे उसमें हेमंग राजा जी और प्रवीर बोरा जी थे, बाकी उसके अलावा विशाल जी जो थे वो भी पूरी की मीटिंग में से थे, बाकी सब की जो है 6 या 7 थी। तो यहाँ से कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं निकलता कि वो मीटिंग में किसी भी तरीके का जो है मनमुटाव जो है लगता हो। और वी वैद्यनाथन जी हमेशा जो है उनको एक रिस्पेक्ट जो है दी है, लेकिन फिर भी जो है कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ या कुछ रिस्पेक्ट वाले इश्यूज़ जो हैं हमेशा बने रह सकते हैं। इस बात से जो है मैं मना नहीं करूँगा। अब देखिएगा ये जो है रेमुनरेशन है, ये जो रेमुनरेशन है तो आप देखिएगा यहाँ पर वी वैद्यनाथन जी का जो अगर पूरा रेमुनरेशन आप चेक करेंगे तो देखिएगा 30 लाख की उनको ESOP मिली है पिछले साल में। उनको सिटिंग फीस नहीं मिलेगी क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव हैं, तो उनको सैलरी मिलती थी। तो सैलरी और परक्यूटेड थे 5.81 करोड़। उसके अलावा 60 लाख उनके PPF के अंदर जो है पैसे जमा हुए हैं, और उनको परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस मिला 2.3 करोड़। तो अगर आप इस पूरे अमाउंट को अगर आप मोटा मोटी देखेंगे तो करीबन 8.5 करोड़ के आसपास जो है वी वैद्यनाथन जी का रेमुनरेशन है। और वहीं पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो रेमुनरेशन है वो देखिएगा तो 6.5 लाख रुपए की सिटिंग फीस है, 4,27,000 की सैलरी है और 73 लाख का परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस है। ये राजीव लाल जी का है। लेकिन क्या ऐसा ही था पहले भी वी वैद्यनाथन जी के ज्वाइन करने से पहले कि इसी तरीके की रेमुनरेशन थी? नहीं जी,
ये रेमुनरेशन पहले कम हुआ करती थी। ये जो अभी रेमुनरेशन आपको 7-8 के आसपास है, ये रेमुनरेशन कम हुआ करती थी। ये है 2017-18 की। ये वी वैद्यनाथन जी की रेमुनरेशन नहीं है, ये रेमुनरेशन है कंपनी के एमडी की, यानी कि श्री राजीव लाल जी की। उस समय पर जो राजीव लाल जी कंपनी के एमडी सी होते, तो ये 2017-18 की जो एनुअल रिपोर्ट है वहाँ से हमने ये फिगर्स लिए है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 3.9 करोड़ की जो है टोटल रेमुनरेशन थी। 3.9 करोड़ की जो रेमुनरेशन थी वो थी जो है राजीव लाल जी जो लेते थे बैंक से। तो यहाँ पर आप देखिएगा वो रेमुनरेशन अब 1 करोड़ भी नहीं है। तो अब यहाँ देखिएगा 3.9 थे जब वो थे उस जगह। और ये जो स्क्रीन पे जो मैं भी आपके साथ बात कर रहा था शादी वाली, ये एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही प्रिंट हुआ था कि IDFC जो है सन ऑफ डॉक्टर राजीव लाल, कैपिटल फर्स्ट डॉटर ऑफ श्री मिस्टर वी वैद्यनाथन। तो इनकी शादी का जो कार्ड भी है ये एनुअल रिपोर्ट में जो है इन्होंने पेश किया था। अब वो हालांकि मर्जर से रिलेटेड थे, तो 2 लोगों के दिल कितने मिले थे, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो 2 समधियों में से एक समधी जो है बैंक छोड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ये रेमुनरेशन की बात करूँ तो ये उस साल की बात है जहाँ पर दोनों का मर्जर हुआ था, जिस साल में। तो आधे पीरियड तक राजीव लाल जी रहे थे, दिसंबर 18 तक, और उसके बाद जो है वी वैद्यनाथन जी। तो देखिएगा उस साल के अंदर राजीव लाल जी को जो है 4.12 करोड़ की जो है रेमुनरेशन मिली थी दिसंबर तक के लिए, और बाकी पीरियड्स के लिए जो है 1.69 करोड़ की जो रेमुनरेशन थी वी वैद्यनाथन जी की, क्योंकि वो दिसंबर 18 तक ही वहाँ पे काम कर रहे थे राजीव लाल जी। उसके बाद वी वैद्यनाथन जी ने कार्यभार संभाला। तो देखिएगा यहाँ पर भी एक फाइनेंशियल इशू भी है, आप बोल सकते हैं कि हो सकता है कि ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि एक अच्छी रेमुनरेशन जो है मिल रही है वहाँ पे। और अभी देखिएगा वी वैद्यनाथन जी को जो पूरी रेमुनरेशन है ये 1920 की है, जो भी हमने कैलकुलेट की भी थी। तो इन सभी पहलुओं के साथ जो है मैं आपके साथ ये जो वीडियो है इसके अंदर मैंने एनालिसिस किया। लेकिन आप मुद्दे की बात जो है पूछना चाहते हैं, उस सवाल का तो आज जवाब आपको मिला ही नहीं। वो सवाल है क्या शेयर प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिएगा मुझे लगता है कि IDFC फर्स्ट बैंक का इस न्यूज़ से, क्योंकि वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन एक्टिविटीज़ में नहीं थे, हालांकि बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करते थे, तो मुझे लगता है कि इसका जो है असर जो है शायद ना के बराबर जो है पड़े। और मुझे लगता है कि ये न्यूज़ जो है IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर्स के लिए न्यूट्रल होगी जब बाजार खुलेंगे। हालांकि क्योंकि बैंकिंग शेयर्स के अंदर एक दबाव जो है फ्राइडे सेशन में देखा गया था, US की मार्केट में भी जो है दबाव बना हुआ है, हालांकि नीचे से रिकवरी हो गई थी। उसके बाद भी जिस तरीके से सेल ऑफ हुआ है एप्पल के शेयर्स में या माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स में US के अंदर, उसके बाद जो है इंडिया के अंदर भी उसमें सेलिंग हुई, लेकिन इंडिया में उतनी सीवियर सेलिंग नहीं हुई जितने US में हुई थी। तो हो सकता है कि आगे चल के जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं उनके अंदर थोड़ा सा प्रेशर और आपको देखने के लिए मिले। और उसके अलावा भी क्योंकि जो 10 तारीख है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इंटरेस्ट वेवर और मोरेटोरियम लोन्स के बारे में फैसला करना है, तो यहाँ पर जो है बैंकिंग सेक्टर में तब तक जो है थोड़ा सा प्रेशर हमें दिख भी रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जो है न्यूज़ फ्लो कुछ इसी तरीके के हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ सारी बातें की। तो शेयर प्राइस के ऊपर मेरी न्यूट्रल व्यू है, मुझे नहीं लगता कि ये जो है न्यूज़ जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। फिर भी वीडियो आप बताइएगा मुझे कैसी लगी। मैंने सारे पहलुओं को टच करने की कोशिश की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।